वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएस सर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, आप देने वाले हैं इंडियन नेवी एसएसआर या मेडिकल असिस्टेंट का एग्जाम। तो यहाँ पर देखिए एक जबरदस्त आपके लिए वीडियो होने वाला है, क्योंकि एग्जाम आपका पेपर का लेवल क्या लेता है, पेपर का लेवल कैसे इंप्लीमेंट होता है, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि आज हम लेकर आ चुके हैं ऑफिशियल पेपर जो इंडियन नेवी ने अपनी साइट पे अपलोड कर रखा है। तो इसका कंप्लीट डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और पहली बार अगर हमारे चैनल पे आपने विजिट किया है तो अभी का अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडियन नेवी के लिए बेहतरीन हमारी क्लासेस, रैपिड फायर गजब की प्रैक्टिस क्लासेस आपको मिल रही है, उनका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और अपडेट इंफॉर्मेशन अलग से। तो यहां पर आपको रियलिटी चेक होगी कि वास्तव में इंडियन नेवी का पेपर का लेवल क्या रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपकी स्क्रीन पर देखिए हमारी रैपिड फायर यूट्यूब पे क्लासेस बेहतरीन लेवल पे पूरे सिलेबस का मिक्स प्रैक्टिस की क्लासेस का ये आपका टाइम टेबल है। सुबह 6 बजे इंग्लिश, 7 बजे रीजनिंग, 8 बजे इंग्लिश, 9 बजे टेक मैथ, 10 बजे फिजिक्स, 11 बजे जनरल मैथ्स और आपका जीके और आपका 1 बजे मैथ्स। ये आपका यूट्यूब की क्लासेस और ये माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन पे बेहतरीन शक्ति बैच की क्लासेस का टाइम टेबल है। इस पे अपन आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले पहला सवाल आपका स्क्रीन पर, आपका स्कोर क्या रहता है आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे। आप इसको एग्जाम पैटर्न पे इस सवाल को देखना कि मेरे को अभी कितना पेपर आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लांक नियतांक का विमा किसके समान है? तो प्लांक नियतांक की विमा होती है एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग, यहां पर कह सकते हैं जे, और यहां पर एच के लिए तो यहां पे जूल इंटू सेकेंड इसका मात्रक भी होता है। तो इसकी विमा दोनों के बेहतरीन लेवल पे आप निकाल सकते हो। विमा निकालना चाहो तो विमा भी आ जाएगी M1 L1 T, आपका M1 L2 T -1 आपका आ जाएगा, क्योंकि जूल इंटू सेकेंड है। तो आप डिटेल में अपन डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ उछाला गया है और उसी ऊंचाई से वापस उसको पकड़ लिया जाता है अधिकतम ऊंचाई पे, तो बॉल की गति को परिभाषित करता है। जब ऊपर आपने फेंका तो अधिकतम ऊंचाई पे गेंद जाएगी और अधिकतम ऊंचाई पे जाके वापस नीचे आएगी। जब अधिकतम ऊंचाई पे होगी उस दौरान उसका वेग 0 होगा। वेग 0 यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। त्वरण 0 मत कर देना, क्योंकि उस दौरान त्वरण होता है A बराबर G। ये मत कहना कि सर वेग 0 हो गया तो त्वरण 0 हो गया। जो त्वरण 0 कर रहे हो वो होता है लीनियर मोशन वाला, लेकिन वहां पे जो त्वरण लगेगा वो लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वहां पे एक्सेलरेशन होगा A बराबर G, 0 नहीं होगा। तो ये बी गलत हो गया, सी का कोई सेंस नहीं है, डी का कोई सेंस आपका नहीं है। अगला सवाल आपका, एक वस्तु की जो कि जड़त्वीय फ्रेम में स्थिर वेग से घूम रही है, स्थिर वेग से यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रही है, तो आवश्यक रूप से क्या होना चाहिए वहां पे? बहुत बढ़िया सवाल आपका। इसमें आपका आंसर आएगा यहाँ पे, अगर त्वरण 0 है तो नेट फोर्स उस पे आपका 0 हो गया। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया, यानी नेट फोर्स उस पे 0 होने वाला है। उस पर एक नेट बल कार्य कर रहा है? नहीं, नेट फोर्स ही 0 है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन आपका 0। नेक्स्ट आपका अगला सवाल, 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पे 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो वह जब जमीन को छूती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यहां से वस्तु को गिराएंगे तो यहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो यहाँ पर उसकी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। यस और नो? अगर हाँ तो चलो सेट कर लो। काइनेटिक एनर्जी आपको पूछ रहा है और वो होगी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी है, फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का लगा दिया, मास 3 है, जी का वैल्यू आपका आंसर देख रहा हूं उसके हिसाब से 9.8 ले रहा हूं, ऊंचाई आपकी 1 मीटर है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 3 24, 2 9 30 27 और 2 29, 29.4 जूल। 29.4 जूल ऑप्शन आपका ए राइट आंसर। अभी तो चलो देखो लेवल की बात करते हैं। 50 केजी द्रव्यमान का एक लड़का लिफ्ट में पर्स पे रखे भार को तोलने वाली मशीन पे खड़ा है। बहुत बढ़िया। मशीन द्वारा भार न्यूटन में मापा जाता है। यदि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के त्वरण के साथ में नीचे की ओर आती है तो उसका रीडिंग, तो भैया जब नीचे आती है तो वेट का फॉर्मूला होता है mg माइनस ए। तो यहां पर देखिए m का वैल्यू आपका 50, g का वैल्यू आंसर देख रहा हूं इसके हिसाब से 10 ले लें, एक बार 10 लेके देखते हैं। माइनस ए का वैल्यू आपका कितना है? 5। तो यहां पर देखो 50 गुणा 5 यानी 250। क्या 250 आंसर में है? नहीं। चलो कोई नहीं, दूसरा तरीका आपको मैं पूरा आंसर निकाल के दिखाऊंगा। 9.8 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 गुणा ये हो जाएगा आपका 4 पॉइंट आपका 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हट गया, 8 पंजे 40, 4
5 चौका 20 और 4 24, 240 न्यूटन आपका आंसर आ रहा है। यानी लगभग 250 के आसपास तो आंसर ये भी नहीं था, तो यही आता 240, लेकिन फिर भी 9.8 रख के अगर सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, एक जल की, ये सवाल बहुत बेहतरीन, मजा आया ये सवाल देखे कि वास्तव में लेवल वाला क्वेश्चन डाला है ना। देखना आप भी फंसोगे इसमें। झिल्ली 10 सेंटीमीटर लंबाई, झिल्ली की लंबाई 10 सेंटीमीटर, लंबाई 10 सेंटीमीटर, ओके। परस्पर 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर इन दोनों के ये बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। पर स्थित दो समांतर तारों के बीच में स्थित है, ये तार है दोनों, इनके बीच में झिल्ली बन रही है। यदि तारों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर बढ़ा दी जाए तो कितना कार्य करना पड़ेगा। जल का प्रस्तुनाव इतना डाइंस में दिया है, सीजीएस में आंसर निकाला। टॉप क्वेश्चन। चलो आओ खेलते हैं। सबसे पहले आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला T बराबर W बटा A, तो W बराबर हो जाएगा TA, लेकिन बढ़ाने के लिए किया गया कार्य, तो W बराबर T बाद वाला एरिया A2 माइनस आपका A1, पहले वाला कितना था। तो बेटा देखो यहाँ पे T एरिया, बाद वाला एरिया बढ़ाने के बाद कितना हो गया। तो यहाँ पे देखो पहली बात तो ये लंबाई चौड़ाई है, यानी आपका आयत की तरह काम करेगा। पहले का लंबाई इतना है, बाद वाला कितना हो गया, 1 मिलीमीटर बढ़ा दी। चलो इधर आ जाओ। 1 मिलीमीटर का मतलब, 1 मिलीमीटर का मतलब माइनस का 3 मीटर। इसको सेंटीमीटर में बदलो, 100 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बचा, 10 की घात माइनस 1। 10 की घात माइनस का 1 मतलब 0.1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया। 10 की घात माइनस, ये मीटर में था पहले, mm, यही तो खेल था इसमें। फिर माइनस का 3, 100 से मल्टीप्लाई किया, सेंटीमीटर में बदला तो माइनस का 1, माइनस का 3 प्लस का 2 तो माइनस का 1, माइनस का 1 का मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो सीधा सीधा क्यों नहीं बोल देते कि 0.1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, यानी 0.1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.6। तो लंबाई चौड़ाई यानी 10 गुणा 0.6 बाद वाला माइनस पहले वाला कितना था 10 गुणा 0.5, 10 गुणा 0.5। तो चलो W बराबर T का वैल्यू दिया था उसने 72, बहुत बढ़िया रखो। यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पे हो जाएगा 5, 6 में से 5 जाएगा तो 1, तो 72 अर्ग्स, यानी सीजीएस में अर्ग में आंसर आता है कार्य का, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल है। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला सवाल आपका, द्विपरमाणु अणुओं में एक गैस की दो विशिष्ट उष्मा Cp व Cv का अनुपात। देखो जो द्विपरमाणु गैस है उसमें विशिष्ट उष्मा Cp और Cv का जो अनुपात है वो फिक्स आपका रहेगा और वो रहेगा 1.40। द्विपरमाणु गैस का विशिष्ट उष्मा का अनुपात, ये डायरेक्ट आपका वैल्यू आपको याद रखनी है। किसी भी पिंड का तापमान उसके परिवेश के तापमान के समान है। तापमान पिंड का परिवेश के तापमान के समान है तो परिवेश से निकलने वाली और प्राप्त होने वाली विकिरणों का जो अनुपात है वो आपका क्या रहेगा। तो भैया जब दोनों का ताप बराबर है तो उसका अनुपात भी क्या रहेगा, विकिरण प्राप्त की और विकिरण दी दोनों का अनुपात सेम, तो अनुपात आ गया 1, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी पर ले जाने पर अपनी आवर्तकाल को परिवर्तित नहीं करता है। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है भैया, क्लियरली मेंशन कर दें। आवर्तकाल पृथ्वी पर ले जाने पर परिवर्तन नहीं होगा। देखो सरल लोलक में चेंज होगा, भौतिक लोलक में चेंज होगा। एक विमीय लोलक, इसको इंग्लिश में पढ़ो। यहाँ पे देखे टॉर्सियल पेंडुलम, ये ऐसा पेंडुलम होता है, आपने वो देखा नहीं, चक्री घूमती है ऐसी, है ना, चक्री को पकड़ के यहाँ से घुमाते हैं, चोटी पकड़ के यूं फिर और वो अपनी जगह एक ही जगह घूमती है। ये ऐसे नहीं घूमता है, ये एक ही जगह रहता है। तो आवर्तकाल में परिवर्तन नहीं होगा और ये है आपका ऑप्शन सी। ये आपके एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, लेकिन नेवी ने अपने ऑफिशियल साइट पे क्वेश्चन डाल रखा है। अब बताओ क्या किया जाए इसका। ठीक है, चलो जो भी है देखा जाएगा। एक तरंग आवर्त गति दोगुनी हो जाती है और उसकी गति स्थिर है, गति मतलब चाल स्थिर है। तो वेवलेंथ तो बहुत सिंपल है, v बराबर एन लेमडा, तो लेमडा बराबर v बटा एन। आपने v को क्या कर दिया, सेम, वेग सेम है, आवर्ती को कर दिया दुगुना, तो लेमडा कितना हो गया, लेमडा हो गया पहले का आधा, भाई बट्टे में 2 आ गया, ये तो नो चेंज, और फ्रीक्वेंसी को दुगुना तो बट्टे में 2 लग गया, यानी आधा। आधा मतलब ऑप्शन आपका ए राइट आंसर है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आपका अगला, एक धातु से बना हुआ खोखला गोला जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, इस प्रकार से आवेशित है कि सतह पर विभव 80 वोल्ट है। तो गोले के केंद्र पे भाई मेरे विभव जो अंदर होता है वो सरफेस के बराबर है, तो बाहर कितना 80, तो केंद्र पे भी कितना होगा 80 होगा। कहाँ पे है, बी। विभव हमेशा कांस्टेंट रहता है गोले के अंदर। नेक्स्ट है, यदि विद्युत धारा तंत्रिका से गुजरे तो क्या हो। अरे भैया अगर आपका करंट आपकी बॉडी से फ्लो करे तो अपनी बॉडी क्या है भैया, कंडक्टर है, चालक,
इलेक्ट्रॉन्स हमारी बॉडी में होते हैं आयंस के रूप में, है ना, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड में आयरन होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही करंट हमारी बॉडी से फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स जो हमारी बॉडी में है वो भी उसके साथ फ्लो होने लगेंगे और तेजी से भागेंगे। तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे तो हम भी एक्साइटेड होंगे, है ना। तो आंसर होगा अपना उत्तेजित हो जाना। लेकिन ये सवाल डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं है, डेली लाइफ से बढ़ा के दिया हुआ क्वेश्चन है, तो हम एक्साइटेड हो जाएंगे। अब ये मत सोचना कि करंट फ्लो हमारे अंदर से कर लो तो हम एक्साइटेड हो जाएंगे, ये साइंस कहती है भैया, फिजिक्स कहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो गतिज ऊर्जा, ये यूपीएस आपका नेवी की ऑफिशियल साइट का सैंपल पेपर है, लेकिन इसमें एक कमी है। क्या? देखो, ये कह रहा है जब एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, इसको ऐसे बोलना चाहिए था, एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, परपेंडिकुलर। अगर लंबवत प्रवेश करेगा तो वह सर्कुलर मोशन करेगा, और सर्कुलर मोशन करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो गतिज ऊर्जा उसकी स्थिर रहेगी, बढ़ जाएगी नहीं, घट जाएगी नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसको परपेंडिकुलर वर्ड बोलेगा तभी वो सर्कुलर मोशन करेगा, तभी आपका आंसर आएगा, अदरवाइज इसका आंसर पॉसिबल नहीं है। क्लियरली मेंशन कर लो। अगला सवाल, एक सर्किट में धारा शक्तिहीन होगी। अगर वोल्टलेस करंट की बात करें, वोल्टलेस करंट की बात करें तो उसके लिए R0 होना चाहिए, और R0 कहां पे है? प्रतिरोध 0 होना चाहिए। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। 14 नंबर क्वेश्चन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। 15 नंबर आपका, मैक्सवेल के द्वारा संशोधित एम्पियर के नियम का सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है, वो मैक्सवेल के ने संशोधित नियम दिया एम्पियर का। जो एम्पियर का नियम था, क्लोज इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, यहाँ पे म्यू नॉट आई, ये था एम्पियर का नियम, धारा का नियम भी बोलते हैं इसको। इसको संशोधित करके थोड़ा लेवल बढ़ा दिया क्वेश्चन ने, एग्जामिनर ने, और ये चीजें उन्होंने अपडेट कर दी, तो ये चीज जुड़ गई। तो डी ऑप्शन आपका म्यू नॉट आई था, ये चीज उसमें एक्स्ट्रा उसने जोड़ दी थी, अपडेटेड वर्जन है ये, तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं कहूंगा इंडियन नेवी की ओर से। अगला सवाल, एक पौधे के हरे पत्ते लाल रोशनी में रखे जाने पर दिखाई देंगे। देखो, हरे पत्ते लाल रोशनी में रखोगे तो वह काले दिखाई देंगे, काले या भूरे कलर के दिखाई देंगे, क्योंकि हरे पत्ते जैसे ही लाल रोशनी उन पे गिरेगी तो भैया वो क्या होगा, वो वेवलेंथ इनका अलग अलग होगा, सेम वेवलेंथ नहीं है, तो पूरा का पूरा उसको ऑब्जर्व कर लिया, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ग्रीन ग्रीन को रिफ्लेक्ट करेगा। तो लाल कलर उस पर डाला और उसने उसको पकड़ लिया, तो वो कलर अपने को कैसा दिखाई देगा? ब्लैक कलर दिखाई देगा, या ब्राउन भी आप बोल सकते हो, ठीक है, रिफ्लेक्ट नहीं होगा इसलिए। दूसरा, पानी की एक बड़ी बूंद, ये बढ़िया क्वेश्चन है, 8 बराबर आकारों में टूट जाती है। एक बड़ी बूंद कैपिटल आर 8 छोटी छोटी बूंदों में टूट जाती है। ये मान लो आपका 6, 2, 8, और इनकी त्रिज्या स्मॉल आर है ना। तो बेटा आपको ये पता है ना, बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब है ना, कैपिटल आर क्यूब बराबर 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। 8 बूंद है तो 4/3 कट जाता है, तो कैपिटल आर बराबर 8 का क्यूब रूट 2r। ये डायरेक्ट भी बता सकता था मैंने, कॉन्सेप्ट क्लास में बता रखा आपको यूट्यूब पे ही बहुत बढ़िया से। तो ये आ गया। अब देखो यहाँ पे, देखो बड़ी बूंद के अंदर बाहर की तुलना में दाब का अंतर होगा। देखो बेटा, बूंद का दाब अधिक होता है आपका 2t/r। अगर देखो बड़ी बूंद की त्रिज्या, यहाँ पे बड़ी बूंद की त्रिज्या ज्यादा होगी तो उसका दाब क्या होगा? कम होगा। छोटी बूंद की त्रिज्या कम होगी तो दाब ज्यादा होगा। तो बताओ, बड़ी बूंद के अंदर दाब, और यहाँ पे 2r है, तो बड़ी बूंद के अंदर दाब छोटी बूंद के बराबर नहीं, छोटी बूंद का आधा, क्योंकि बड़ी बूंद में त्रिज्या ज्यादा तो दाब कम होगा, और त्रिज्या कितनी है? उसकी दुगनी है। छोटी बूंद की दुगनी त्रिज्या है तो दाब आधा हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहूंगा, और ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार प्रैक्टिस करवा रखा है। निम्न में से कौन सी रेडियोधर्मी सह की अवस्था नहीं है? अरे भैया, रेडियोधर्मी मतलब नाभिक अपने आप विखंडन होता है, उसमें रेडियोधर्मी होता है, लेकिन संलयन में नहीं होता, अवस्था नहीं है। संलयन मतलब जुड़ना, फ्यूजन मतलब छोटे छोटे नाभिकों का जुड़ना। नेक्स्ट आपका, आयाम मॉडली तरंग एम प्राप्त करने के लिए ओमेगा एम आवृत्ति के मैसेज सिग्नल को ओमेगा 6 आवृत्ति वाले वाहक तरंग पे अध्यारोपित कर दिया तो एम तरंग की आवृत्ति होगी। जो जिस पे अध्यारोपित किया है वही आवृत्ति उसकी होगी। कम्युनिकेशन से क्वेश्चन बनाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, बड़ा अच्छा मेकअप वाला क्वेश्चन है। इस पे भी अपन डिटेल से कॉन्सेप्ट क्लास में बात करेंगे। अभी यहां तक देखो आपका फिजिक्स हो गया है, 19 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के हैं। आप देखना, एसएसआर में पूरा 25 के 25 फिजिक्स नहीं आता है। आप देखो आगे यहाँ पर आपका केमिस्ट्री आ जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता 20 नंबर का, पानी की अस्थायी कठोरता के लिए यहाँ पर देखो, पानी की अस्थायी कठोरता
पानी से की उपस्थिति के कारण होता है, वो होता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। डी ऑप्शन। अब आपको होगी सर हमारी केमिस्ट्री की क्लासेज, केमिस्ट्री के लिए इस तरीके की प्लानिंग होगी, 3 क्लास आपको पीवाईक्यूज बेस्ड क्लास आपको मिल जाएगी, डिट्टो छाप के आ जाना, और 3 सवाल आपके केमिस्ट्री के आएंगे, 3 सवाल 3 मैराथन, खेल खत्म केमिस्ट्री का, टेंशन मत लेना उसकी तुम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपका 21, और वो देखिए क्या है, एथिलीन में हाइड्रोजनीकरण से बनने वाले हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी है। जो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है वो होगी आपकी 4। ठीक है, मैं केवल आंसर लगवा रहा हूं क्योंकि इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको केमिस्ट्री की जो क्लासेज होगी उनमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका एंजाइम पाचन के दौरान प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया होती है। जो एंजाइम पाचन होगा उस दौरान प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होगी, तो विद्युत अपघटन होगा, जल अपघटन होगा, जल अपघटन आपका हो गया बी ऑप्शन, वसा अपघटन या संकरण नहीं, जल अपघटन आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में किस ग्रंथि को प्रधान ग्रंथि कहा जाता है, और वो है पीयूष ग्रंथि। है तो सबको पता है, बायोलॉजी का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका बायोलॉजी का भी आएगा और उसका भी प्लान करेंगे, तुम टेंशन मत लो, है ना। एक क्वेश्चन आपका कंप्यूटर का भी आएगा, ये देखो कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आपका, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो आपका स्मरण प्रवण कथनों को क्रियान्वयन निर्देशों में अनुवादित करता है। प्रोग्राम दे ट्रांसलेट मेमोरी स्टेटमेंट इनटू आपका एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस, इनमें कैसे ये बदलता है, तो ये कंप्यूटर का एक क्वेश्चन आपका आएगा और इसको लेकर आपको टेंशन होगी, लेकिन घबराना मत, अपन क्लियर कर लेंगे। ये क्या होता है, असेंबलर होता है जो असेंबल करके डाटा आगे ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से क्या एक भौतिक परिवर्तन है, इसका जवाब तो आप खुद भी दे दोगे। भौतिक परिवर्तन यानी जिसमें फिजिकल चेंज हो जाता है। अरे भैया शक्कर को पानी में घोल दिया, शक्कर पानी में घुल गई, शक्कर गायब, तो फिजिकल चेंज हो गया, यानी ऑप्शन आपका डी राइट आंसर है। तो ये केमिस्ट्री के 3 सवाल, एक दो बायोलॉजी का और एक सवाल आपका कंप्यूटर का, और 19 सवाल आपके फिजिक्स के हैं। अब यहां पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, मेडिकल असिस्टेंट हो चाहे नेवी एसएसआर का हो, हमारे चैनल पे अगर आप नहीं जुड़े हो तो चैनल पे जुड़ जाओ, और जो बच्चे चैनल पे जुड़े हुए हैं, और ये रैपिड फायर की क्लासेज जो हमारी यूट्यूब पे हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरी एग्जाम पैटर्न पे 25-25 सवाल एक क्लास में डेली बेसिस पे, और ये क्लासेज का टाइम टेबल आपके सामने है। चैनल पे जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो और क्लासेज को ज्वाइन कर लो। एग्जाम तक आपका स्पीड चित्ते वाला बनेगा, चित्ते की रफ्तार से सवाल को फोड़ोगे, ये हमारी क्लासेज का टाइम टेबल है। और जो एप्लीकेशन पे क्लासेज हो रही है, 1.5 घंटे की क्लासेज हो रही है फिजिक्स और मैथ्स की, वहां पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस आपको करवाया जा रहा है शक्ति लाइव बैच में। किसमें, शक्ति लाइव बैच में। सुबह 9 बजे बायोलॉजी है, 12 बजे आपका जीके जीएस है, आपका 1 से 2:30 बजे तक टेक्निकल मैथ है, 2:30 से 4 फिजिक्स है, 3 बजे आपका केमिस्ट्री है, और यहाँ पर 4 बजे आपका इंग्लिश है, और 5 बजे रीजनिंग, 6 बजे जनरल मैथ्स, और जनरल साइंस आपका 7 बजे। तो बेहतरीन लेवल की क्लासेस शक्ति लाइव बैच का एक बेसिक प्राइज के साथ में एक बेहतरीन सिलेक्शन सुनिश्चित करने अपन जा रहे हैं। तो जो बच्चे नहीं जुड़े, जुड़ के प्रॉपर अपनी प्लानिंग के साथ तैयारी स्टार्ट कर दो, ताकि कुछ भी बचे नहीं, पेपर को फोड़ के आए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आपका प्यार सपोर्ट कमेंट में दिख जाए। वीडियो कैसा लगा और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट करके बताइए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पेपर का लेवल आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। मिलेंगे आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाकी सब्जेक्ट का भी इसी तरीके से मिलेगा, फिजिक्स का आ गया, मैथ्स का आएगा, इंग्लिश का आएगा, बाकी आपका जीके का आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।